प्रकाशित उपन्यास ऑपरेशन बस्तर प्रेम और जंग को बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई है। इस उपन्यास पर कई शोध कार्य भी हुए हैं और हो रहे हैं। बस्तर की पृष्ठभूमि पर रचित इस उपन्यास को देश भर के पाठकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। सुरक्षा बल एवं नक्सलियों के बीच के संघर्ष को एक रोमांचक प्रेम कथा के माध्यम से उकेरता यह उपन्यास नक्सल की बहुलवर्णी संस्कृति को भी खूबसूरती से अभिव्यक्त करता है। इस उपन्यास में जहां एक ओर प्रेम का रोमांचक दृश्य है, वहीं दूसरी ओर महिला श्रमसाध्यों का शोषित बलात् जीवन की कारुणिक व्यथा कथा है। महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए आप साहित्य की सेवा में बराबर संलग्न रहते हैं। हिंदी कविता के विभिन्न क्षेत्रों में आपकी रुचि और गति है। आज के साहित्य और समय के संबंध में कुछ निजी विचार हैं। आदरणीय डॉक्टर कमलेश कमल जी, आप सम्मानित पटल पर सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। और आप सभी सरस्वती के वरद पुत्रों का मैं अभिनंदन करता हूं। जिन तक मेरी आवाज अभी जा रही है या आगे जिन तक मेरी आवाज पहुंचेगी, उन सब के अंदर अवस्थित परमात्मा को, उन सब के अंदर अवस्थित सरस्वती तत्व को मेरा प्रणाम है। आभार। मैं अधिक वक्त न लेते हुए सीधे विषय पर आऊंगा कि आज मैंने विषय चुना है साहित्य इतिहास की धूमिल रेख, संदर्भ और सीमाएं। चूंकि साहित्य इतिहास के पुनर्पाठ की चर्चा चल रही है, तो इसमें इस दृष्टि बिंदु से मैंने इसे देखने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि इस पर विमर्श की आवश्यकता है। यूं तो साहित्य के गंभीर अध्येता इस चीज से एकमत हैं कि अभी तक साहित्य इतिहास की अवधारणा को लेकर के जो विमर्श होना चाहिए वह तो लगातार होते रहे, लेकिन साहित्य इतिहास का सम्यक, संतुलित और वैज्ञानिक निरूपण करने में हम बहुत सफल नहीं हो सके हैं। अगर साहित्य इतिहास की बात करें तो साहित्य इतिहास के परिक्षेत्र में साहित्य कितना, साहित्य का रकबा कितना है और इतिहास का रकबा कितना है, इस पर भी बहुत हद तक विमर्श हो सकता है। लेकिन यह इन सब से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात से बात शुरू करना चाहूंगा। साहित्य इतिहास जो, अगर साहित्य इतिहास को एक बड़े वृत्त, एक बृहद वृत्त की संकल्पना से देखें और किसी कालखंड को उसका एक चाप, इसका कॉर्ड ऑफ द सर्किल माने, हमने साहित्य इतिहास की कई रेखाएं खींची हैं, कई कालखंड खींच दिए हैं। इस काल की अवधारणा पर किसी साहित्य इतिहास की पुस्तक में व्यापक विमर्श हुआ हो यह मुझे ज्ञात नहीं है। सुधी वक्तागण या आगे जितने भी सुधी अध्येता हैं, अगर किन्हीं को भी ऐसी कोई पुस्तक मिली हो साहित्य इतिहास की जिसमें काल की अवधारणा पर व्यापक विमर्श हुआ हो, तो मेरा ज्ञान वर्धन करेंगे। सीमाएं बहुत हैं, बात चलती रहेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे समीचीन लगता है कहना, सेंट ऑगस्टीन ने 4वीं शताब्दी में एक बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि साहित्य की अगर काल की चर्चा हो, काल के बारे में मुझे कोई कहे तो मुझे काल के बारे में तो पता है, लेकिन कोई मुझे काल के बारे में समझाने कहे कि काल क्या है तो फिर मुझे पता नहीं है। तो काल की साहित्य इतिहास जिन कालखंडों को लेकर आगे बढ़ता है उस काल की अवधारणा पर ही बहुत विमर्श की संभावना है। लेकिन भारतीय अर्थचिंतन में काल की अवधारणा जो एक सतत प्रवाह को लेकर के हम चलते हैं, या एक कल्प संज्ञक जो काल है यहाँ पर, उसके मूल में आवर्तन तत्व को रखा गया है। आवर्तन तत्व ही यहाँ काल चिंतन का मूल है। इसको लेकर 3 धाराएं चली। अगर हम देखें मोटे तौर पर तो 3 धाराएं चलती हैं काल को लेकर। एक जो इसे चक्रीय मानता है, दूसरा जो इसे एक दिक या रेखीय मानता है, तो तीसरा जो इन्हें खंडों में बांटकर देखता है। आज आधुनिक मापदंडों पर इसे हम एक रेखीय मानकर चलते हैं, लेकिन काल के बारे में यह मानना पड़ेगा कि अगर हम इसे शाश्वत में देखें, क्योंकि यहाँ सनातन में शाश्वत की अवधारणा, शाश्वत में देखें तो काल की अवधारणा चक्रीय है,
लेकिन उसे हम टुकड़ों में बांट कर देखते हैं तो यह रेखीय होता है। या ऐसा ही है कि अगर किसी सर्किल के किसी कोड को देखें, सर्कल बहुत बड़ा है, उसका कोड भी कहीं पर हमें स्ट्रेट लाइन में दिख सकता है। खैर, तो काल के अनंत प्रवाह में हर समय बृहद वृत्त में छोटे बिंदुओं पर काल अपनी तिर्यक रेखा में या टेंजेंट पर गति करता रहता है। जब हम साहित्य इतिहास को लेकर के विमर्श को आगे बढ़ाएं, हमें यह देखना पड़ेगा कि यह साहित्य इतिहास किस तरह से किन कालखंडों में विभाजित होता रहा काल के, और क्या वो रेखाएं सच में उनके संदर्भ जो रेफरेंस पॉइंट हैं उन पर कितना विमर्श हो पाया है, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे, उनको लेकर के भी बहुत विमर्श की गुंजाइश है। बहरहाल साहित्य इतिहास में हम यह देखें कि यह साहित्य कितना, इतिहास कितना, साहित्य की इतिहास से दूरी या उससे लगाव, इसको लेकर आदिकाल से बहस चलती रही। पहले हमारे पास डेकार्टे जैसे लोग हैं जिन्होंने इसे परिकथा कहा, साहित्य को परिकथा कह दिया गया। तो जब इतिहास को अगर हमने इतिहास को परिकथा कह दिया, तो जब हम इतिहास को परिकथा कहते हैं, वहां से लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने साहित्यिक शैली में परिकथा शैली में इतिहास लिखना शुरू किया है। इसमें आप गिब्बन को देख लीजिए, कार्लाइल को देख लीजिए, इस मैकाले को देख लीजिए। इनके साथ ये खासियत रही, अगर ये लोग साहित्य इतिहास को इस तरह से लेकर के चलते हैं जैसे परिकथा है, तो ये इतिहास से अगर खारिज भी हो जाए तो साहित्य में टिकते हैं, रोचकता का तत्व प्रमुख होता है। लेकिन जैसा होता रहा है, हर वाद के साथ एक प्रतिवाद आरंभ होता है। तो साहित्य को परिकथा कह देने के प्रतिवाद में साहित्य को विज्ञान कह देने की, विज्ञान बना देने की एक भूख शुरू हुई। इसमें हमने सबसे पहले इंग्लैंड के जेबी बरी को देख सकते हैं। जेबी बरी ने घोषणा कर दी कि साहित्य इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इसी समय लांगुला और सेनेबे जैसे लोग फ्रांस में, जिन्होंने कहा कि दस्तावेज नहीं तो साहित्य तो इतिहास नहीं। जब मैं साहित्य इतिहास की बात कर रहा हूं तो साहित्य और इतिहास के गुण संधि से बना हुआ साहित्य इतिहास नहीं है, इसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। तो साहित्य और इतिहास में कितनी दूरी, कितना लगा, उस पर विमर्श आवश्यक है। इसकी पूर्व पट्टिका के रूप में मैं इन बातों को रख रहा हूं कि जब लांगुले और सेनेबे जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई दस्तावेज नहीं तो साहित्य नहीं, तो कहीं न कहीं जो साहित्य इतिहास परिकथा से या इतिहास परिकथा से आरंभ होता है, वह जाकर के विज्ञान की वस्तुपरकता पर आकर टिकता है। लेकिन साहित्य इतिहास में किस स्तर तक वस्तुपरकता हो, किस स्तर तक उसमें साहित्य का अंश हो, इस पर हमें सोचने की और उस पर बल देने की आवश्यकता है। जब साहित्य इतिहास को विस्तार देखते हैं तो मोटे तौर पर जो कुल जमा अभी तक पिछले 50-60 वर्षों में हम जिस बात पर सहमति बना पाए, अगर वैश्विक मापदंडों से वैश्विक संदर्भों में जिन विषयों पर हम सहमति बना पाए हैं, मेरी समझ से वो ये बिंदु है। पहली बात कि इतिहास में वस्तुपरकता का होना आवश्यक है। अगर बहुत अधिक कल्पनाशीलता है तो फिर वो कोई साहित्यिक कृति हो जाएगी। वस्तुपरकता का होना इतिहास की पुस्तक में आवश्यक है, चाहे साहित्य इतिहास की पुस्तक होगी तो उसमें भी वस्तुपरकता का होना आवश्यक है। अगर वस्तुपरकता नहीं है तो हम उस इतिहास को, या चाहे वो साहित्य का ही इतिहास लिख रहे हैं, हम उसे साहित्य इतिहास नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, यह वस्तुपरकता किस स्तर तक होगी? इस संदर्भ में दूसरी जो आम सहमति है विद्वानों के बीच में, दूसरी बात जो वैश्विक मानदंडों पर मैं कहूं तो ये है कि इतिहास की वस्तुपरकता प्राकृतिक विज्ञान की वस्तुपरकता सदृश नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान में जिस तरह से वस्तुपरकता होती है, हम सामाजिक विज्ञान या इतिहास में उसी स्तर की वस्तुपरकता नहीं ला सकते। साहित्य इतिहास लिखते समय भी अगर हम अत्यधिक वस्तुपरक होते हैं तो वहां पर बोझिल होने का खतरा बना रहेगा। इसलिए वह किस स्तर तक वस्तुपरक हो यह हमें देखना होगा। कुल मिलाकर इसको मैं अगर थोड़ा दूसरे तरह से कहूं तो यह कहूं कि साहित्य इतिहास में या कला है, विज्ञान है, या साहित्य और इतिहास का होमोजेनियस या हेट्रोजीनियस कुछ मिक्सचर है, इस पर बहुत अधिक अध्ययन की गुंजाइश है। हमें यह देखना पड़ेगा कि यह क्या है।
तीसरी चीज, जब कोई इतिहास लेखन करता है, उस इतिहास लेखक के उसकी अपनी मान्यता क्या है, किस वाद प्रतिवाद से वह कितना प्रभावित है, इन चीजों को लेकर के उनकी जो मान्यताएं हैं वह उसके लेखन में, उसकी निष्पत्ति में दिख जाता है। तो अगर साहित्य इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ होगा कि जो साहित्य इतिहास लेखक है उसका भी बहुत हद तक हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। हम इसे इस तरह से तोड़ करके नहीं देख सकते, उसे हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हमें देखना पड़ेगा कि जो उसके रेफरेंस पॉइंट हैं वह क्या है। इसके अलावा जो खुद हर भाग की एक सीमा होती है, हर भाग की एक सीमा होती है, तो जो साहित्य लेखन हुआ है उनकी सीमाओं में वो कौन से रेफरेंस पॉइंट हैं, इस पर भी बहुत विमर्श की आवश्यकता है। मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि प्रगतिवादी ढंग से लिखना है, ये किसी जो है उसने लिखा है, लेकिन क्या हमें यह विमर्श न होगा तो लेखन करने वाले ने क्या उसने बर्तन खुद धोए हैं, खाना बनाकर चाय बनाकर पत्नी पिलाया और खाना खिलाया और सब अपने लिखते साहित्य को मैत्रीवादी लेखन तो कर रहा है, उसका या उस चीज को हैं तो हमें बिंदुओं पर भी तलाश करने की आवश्यकता है। आगे हम जरा हमारे जो संदर्भ है, जो हमारे संदर्भ हैं वो कहते हैं और इस संदर्भों में इनकी सीमाएं क्या है। बात है कि साहित्य को किस तरह से चिंता लेकर के चले, फिलहाल तो हम साहित्य इतिहास को जो समझ है वो थोड़े और बढ़े, तो ऐसा कुछ निकल कर सामने आए जो कि महत्व। तो मुझे लगता है कि साहित्य इतिहास में यहाँ एक फिल्म के तौर पर नहीं जो मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे लेखन में जब मैं कहूँ तो विनम्रता को कह रहा हूँ। अब मैं कुछ बातों मुझे लगता है कि साहित्य में इसकी आप सिद्ध योनियों की चर्चा एक वाक्य में निपटा देते हैं। लेकिन उनकी रचनाएं काफी इसी तरह से भक्ति काल में आते हैं। भक्ति काल में जो भक्त उतरियां हैं उनकी शिक्षा हो जाता है, लेकिन हम सर हेलो, आवाज नहीं आ रही ना सर? हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। तो मुझे लगता है किसी कारण से कट गया लग रहा है, तो अगले को बुला दीजिए। अगले को लगता है बुला लिया जी। धन्यवाद सर। गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, इस अंतरजालीय अनुष्ठान के अगले वक्ता के रूप में इस पटल से ससम्मान आमंत्रित करना चाहता हूँ
प्रसिद्ध साहित्य इतिहास लेखक एवं वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अमृत मासिक पत्रिका के संयुक्त संपादक डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी को। आप दिल्ली में जन्मे महानगरीय जीवन के महत्वपूर्ण कवि हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से यूजीसी फेलोशिप योजना शंकर शेष के नाटक पर एमफिल और पीएचडी की शोधोपाधि प्राप्त की है। आप विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविता के अलावा समीक्षात्मक टिप्पणियां तथा कला, संस्कृत, फिल्म और रंगमंच पर नियमित रूप से लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। आप वर्तमान समय में दिल्ली में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। लगभग आधा दर्जन काव्य संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं। हिंदी नाट्यलोचन के संदर्भ में विशेष काम किया है। कुछ नेपाली कविताओं का भी अनुवाद किया है। आपके द्वारा सृजित पुस्तकों में चलने से पहले, नया बस्ता, चांद पर नाव, कभी जल कभी जाल, धूप के बीच आदि कविता संग्रह, भारतेंदु और उनकी अंधेर नगरी, शंकर शेष के नाटकों में संघर्ष चेतना आलोचना पुस्तक तथा शंकर शेष समग्र नाटक आपके द्वारा संपादित पुस्तक है। सन 2015 में प्रकाशित आपका साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास विशेष ख्याति प्राप्त पुस्तक है। आपको उत्कृष्ट साहित्य सर्जन के लिए भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, कृति सम्मान, केदार सम्मान आदि सम्मानों से विभूषित किया गया है। आदरणीय डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी, आप सम्मानित पटल पर सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय, वो हॉस्पिटल में है तो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनका नेटवर्क नहीं पकड़ पा रहा होगा। उनके पिताजी भर्ती हैं वहाँ हॉस्पिटल में, तो वहां से ही वो बात करेंगे। तो आप किसी और को बुला दीजिए आप अगले। जी, इस अंतर्जालीय संगोष्ठी के सम्मानित वेबमंच से अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रसिद्ध साहित्य इतिहास लेखक एवं मनीषी चिंतक डॉक्टर हेमराज सुंदर जी को। आप मॉरीशस के गणमान्य हिंदी लेखकों में से एक हैं। भारतीय संस्कृत और साहित्य से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए हैं। भारत में आपका प्रायः आगमन होता रहता है। समकालीन हिंदी कविता, मानवीय संवेदना और युगबोध के विषय में आपके महत्वपूर्ण विचार हैं। आप बहुत विचारोत्तेजक भी हैं और संतुलित भी। आपके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ और मुक्तक रचनाएं मेरे इस कथन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आपके द्वारा सृजित पुस्तकों में शीशे का सच, अस्वीकृत में उठे हाथ, सच्ची खबर, एक लघु ज्वालामुखी, चेतना, चुनौती आदि काव्य संग्रह तथा डॉक्टर मुनीश्वर लाल चिंतामणि एक समर्पित साक्षात्कार और माध्यमिक हिंदी निबंध आज गद्य पुस्तकें बहुत ही ख्यातिप्रद पुस्तकें हैं। आपको साहित्य सृजन के लिए अनेकानेक प्रतिष्ठित सम्मानों से पुरस्कृत भी किया गया है। आदरणीय डॉक्टर हेमराज सुंदर जी, आपको यह मंच सादर आह्वान करता है। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक भाठा एवं इंदु संचेतना तथा भाषा शिक्षण संस्थान कोलकाता, आप लोगों के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ आज के संयोजक महोदय डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा गुणेश्वर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ जोड़ा है। माननीय एम्बेसडर अखिलेश मिश्र जी, भारत सरकार, अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, आज के बीज वक्ता प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी। आवाज आ रही है ना? जी जी सर, आ रही है सर। आ रही है सर, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। अतिथि वक्ता प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी, मुख्य वक्ता
जिन्हें अभी हमने सुना, प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, आज के अन्य सम्मानित वक्तागण डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी, शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, डॉक्टर कमलेश कमल जी, डॉक्टर हेमंत कुकरेती जी और आज के हमारे संचालक श्री ओम प्रकाश अत्री जी, मैं आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। ऐसा है कि मॉरिशस में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य पर्याप्त समृद्ध है। यहाँ के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार निरंतर अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य की मंजूषा भरते ही रहे हैं। ये साहित्यकार अनेक विधाओं पर लिखने में सिद्धहस्त हैं। कुछ साहित्यकार तो ऐसे हैं जो साहित्य की अनेक विधाओं में लिखने में कुशल हैं। उनके पास उनकी अपनी शैली, अपनी अभिव्यक्ति शक्ति एवं स्वस्थ दृष्टिकोण है। मॉरिशस के हिंदी साहित्य में उपन्यास, कहानी, कविता, एकांकी, नाटक, लोक साहित्य, बाल साहित्य, यात्रा वर्णन, लेख और संस्मरण, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशन, लघु कथाएं, आलोचना समालोचना, समीक्षा, साक्षात्कार, निबंध आदि शामिल हैं। मॉरिशस में जहां स्थापित साहित्यकार हैं, वहीं नई प्रतिभाओं का अंकुरण भी होता जा रहा है। मॉरिशस छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ साहित्यकार सीमित, संकुचित और एक क्षेत्रीय नहीं है। मॉरिशसीय हिंदी साहित्य का भारतीय हिंदी साहित्य के साथ विधागत तुलना करने के पश्चात यह तथ्य सामने आता है कि मॉरिशस में हिंदी साहित्य की विभिन्न साहित्यिक विधाओं पर लिखा अवश्य गया है, और वह भी विशेषकर प्रमुख विधाओं पर, यथा उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी नाटक, किंतु कोई दृष्टिगत नहीं होता है कि वह होता है, तो वह है गुणवत्ता का। विधाओं की कला को भी पर्याप्त प्रश्रय नहीं दिया गया है। अभिव्यक्ति कला और शिल्प विधान भी कुछ अंशों में उपेक्षित रहा है। मॉरिशस की अपनी सीमाओं में यह सब उचित भी है। यहाँ की आबादी 12 लाख के लगभग है। यद्यपि इसमें 70% भारतीय मूल के लोग हैं, किंतु हिंदी भाषियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और साहित्यकारों की संख्या भी सीमित है। सफल और प्रखर लेखकों के नाम अपनी विशिष्टता के कारण स्मृति पटल पर अंकित हो जाते हैं। अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, डॉक्टर जगा सिंह, दीपचंद बिहारी, भानुमति नागदार, प्रहलाद रामशरण, अस्तानंद सदासिंह, डॉक्टर उदय नारायण गंगू, ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर, महेश राम जियावन, मुनीश्वर लाल चिंतामणि, हेमराज सुंदर, पूजानंद नेमा आदि। 1835 से यहाँ भारतीयों का आगमन हुआ। 1900 तक वह अपने जीवन और अस्मिता की सुरक्षा के लिए जूझते रहे। 1968 में उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके पश्चात हिंदी भाषा भाषी लोगों में एक आत्मविश्वास जागा, अपनी सीमाओं, अपनी क्षमताओं को पहचाना और आज उनकी लेखनी गतिशील और सजग है। अतः उनके संक्रमण काल और कार्यकाल को देखते हैं तो यह कुल लगभग 200 वर्ष का है। उन्हें भारतीय हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि प्राप्त हुई है। संस्कार भारतीय है, आस्थाएं और विश्वास भारतीय है, भारतीय परंपराओं और रीतियों में विश्वास रखते हैं। अतः उनके संघर्ष काल से यदि 65 वर्ष घटा दिए जाए तो केवल 131 साल बचते हैं।
जो उन्हें भारतीय हिंदी साहित्य के अध्ययन और मनन के लिए मिले हैं। इसी काल में उन्होंने हिंदी सीखी, पढ़ना और लिखना दोनों, हिंदी साहित्य विधाओं से परिचय प्राप्त किया, प्रेरणा प्राप्त की और विभिन्न विधाओं पर लिखना आरंभ किया। अतएव उनके साहित्य लेखन, उसके स्वरूप, उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता, कला, शिल्प, कथा वस्तु अथवा प्रभु विष्णुता के संदर्भ में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता। यदि भारत से हम तुलना करें तो मॉरिशस में हिंदी उनको सीखना, भाषा सीखना, चिंतन मनन करना, साहित्य को आत्मसात करना, भारतीय साहित्य को समझना और उसके बाद फिर लिखना आरंभ करना बहुत संक्षिप्त थोड़ा सा समय है उनके सामने। यह तथ्य प्रशंसनीय और सराहनीय है कि उन्होंने भारतीय साहित्य की समृद्धि में योगदान दिया है। यही सबसे बड़ी उनकी जो है उपलब्धि है। ये वह भी अपनी सीमाओं और व्यवस्थाओं में रहकर उनके द्वारा लिखे गए साहित्य का मूल्यांकन और समीक्षात्मक अध्ययन केवल उनके परिवेश की स्वाभाविक सीमाओं में रहकर ही करना चाहिए। मॉरिशसीय साहित्यकारों की लेखनी में गतिशीलता है, विकास के स्पष्ट चरण दृष्टिगोचर होते हैं और जागरूकता भी पर्याप्त है। अतएव उनका भविष्य पूर्व काल की अपेक्षा अधिक उज्जवल है। भारतीय हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा निर्मित साहित्यिक विधाओं का स्तर कम हो, शिल्प परिपक्व न भी हो, भाषा परिमार्जित न हो और मात्रा अधिक भी न हो, किंतु उनके प्रयत्न, अध्यवसाय और लगन और आगे वाली पीढ़ी के लिए जो है प्रेरणादायक है। विधागत तुलना से यह बात भी स्पष्ट होती है कि लगभग सभी विधाओं पर यहाँ के साहित्यकारों ने कुछ न कुछ लिखा अवश्य है और लिखने का क्रम भी निरंतर है। यहाँ तक कि जीवन साहित्य और यात्रा साहित्य भी लिखा गया है। यत्र तत्र रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, कैरिकेचर पर भी अल्प अंशों में लिखा हुआ साहित्य उपलब्ध होता है, किंतु नगण्य है अथवा उल्लेखनीय नहीं है। फिर भी यह तो स्वीकारा जा सकता है कि उनके भीतर लिखने की एक प्रवृत्ति है, एक चाह है, जो अपने में एक संकेत भी है कि भविष्य में साहित्य की विभिन्न विधाओं पर लिखकर उसे समृद्ध बनाने की पूरी संभावना है। अब भाई थोड़ा सा विधागत मॉरिशसीय हिंदी साहित्य पर वो टिप्पणी करना चाहूंगा। वह बाल साहित्य की ओर हमारे लेखकों का ध्यान कम गया है। डॉक्टर मुनीश्वरलाल चिंतामणि, ठाकुर दत्त पांडे एवं श्री इंद्रदेव भोला आदि इस विधा के मजबूत स्तंभ है। डॉक्टर उदय नारायण गंगू ने कई जीवनियां लिखी हैं। ये जीवनियां हैं मॉरिशस के निर्माता सर शिवसागर राम गुलाम। दूसरी पुस्तक है मॉरिशस के स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव विष्णुदयाल। संस्मरण के क्षेत्र में डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद रामयाद तथा श्री सुरेश रामबरन ने संस्मरण साहित्य पर कलम चलाई है। लघु कथा, इधर मॉरिशस में लघु कथाओं को लिखने की एक स्वस्थ परंपरा चल पड़ी है। श्री रामदेव धुरंधर, पूजानंद निमा, राजरामन, हेमराज सुंदर, इंद्रदेव भोला आदि इस विधा में पर्याप्त सक्रिय है। कहानी लेखन में अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, डॉक्टर वीरसेन जगासी, श्रीमती भानुमति नागदान, सोनालाल नेमधारी, मोहनलाल ब्रिजमोहन और स्वयं मैं, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। कविता के क्षेत्र में अभिमन्यु अनंत, डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार भगत मधुकर, सोमदत्त बखोरी, ठाकुर दत्त पांडे, सुमति बुधन, कल्पना लाल, महेश, श्री धनराज
और मुकेश साक्षात्कार हम लोग इस विधा में और जो चिन्ह पर जी उनका रिश्ते भी बहुत चर्चित और उनका एक और बनते जाते उनकी पुस्तक है गंगा की पुकार, जो 1972 में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर जागासी भारत के आमने सामने, यह उनका यात्रा वृत्तांत है। प्रहलाद रामशरण ने डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम की राजस्थान यात्रा लिखकर जो है यात्रा वृत्तांत को समृद्ध किया है। निबंध के क्षेत्र में मॉरिशस के आरंभिक निबंधों का प्रकाशन हिंदुस्तानी, मॉरिशस आर्य पत्रिका, मॉरिशस मित्र, सनातन धर्मांक, आर्यवीर आदि पत्रिकाओं में हुआ। आजकल वसंत और रिमझिम तथा इंद्रधनुष आदि साहित्यिक पत्रिकाओं में निबंधों का प्रकाशन होता है। हमारे प्रथम निबंधकार पंडित वासुदेव विष्णुदयाल जी हैं। 1960 में उनकी वासुदेव रचनावली जो है निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर आध्यात्मिक भारत, वेद और विकासवाद, ये उनके और भी अन्य निबंध हैं। 1966 में प्रसाद गणपत जी का जीवन प्रदीप निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ। हमारे पुराने निबंधकार हैं आचार्य राम जी, वर्तमान में डॉक्टर किशोरलाल चिंतामणि, प्रहलाद रामशरण और स्वयं मैं, मेरे 2 निबंध संग्रह प्रकाशित है। प्रहलाद रामशरण ने 1985 में 2 निबंध संग्रह प्रकाशित किए, मॉरिशस मंजूषा और मॉरिशस हिंद महासागर में एक नवोदित राष्ट्र। निष्कर्ष रूप में निबंध कला के क्षेत्र में अभी मॉरिशस के निबंधकारों का योगदान पर्याप्त नहीं है। नाटक एकांकी, श्री जयनारायण रॉय ने जीवन संगिनी 1941 में प्रकाशित किया, जिसे हिंदी प्रचार सभा ने प्रकाशित किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं। इसकी भाषा साधारण और शैली में प्रवाह है। 1951 में ब्रजेंद्र भगत के 2 एकांकी संग्रह प्रकाशित हुए, आदर्श बेटी तथा नवजीवन। ठाकुरदत्त पांडे, उनकी रचना है 5 एकांकी एक सपना, और ये नाटक जो है नाटक मॉरिशसीय पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। 1986 में महेश राम जियावन का 7 रंग एकांकी प्रकाशित हुआ। 1990 में अभिमन्युअनंत के संपादन में मॉरिशस के हिंदी नाटक प्रकाशित हुआ। आस्थानंद सदासी, इनके 3 नाटक हैं, आवाज, तू और थूक दिया भविष्य पर। थूक दिया भविष्य पर नाटक में राजनेता के अवसरवादी और स्वार्थी होने का चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभिमन्यु अनंत का गूंगा इतिहास, रोक लो कान्हा, भरत संभाई विशेष उल्लेखनीय है। तो संक्षिप्त में मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मॉरिशस में कोई खास साहित्य इतिहास नहीं लिखा गया है। संक्षिप्त में मॉरिशस का इतिहास लिखा गया है, जिसमें चलते चलते साहित्य की चर्चा हुई है, भाषा की चर्चा हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन साहित्य इतिहास का कोई जो है कोई पुस्तक इस तरह से प्रकाशित नहीं है।
और अब मेरा ध्यान इस ओर गया है कि शायद मैं स्वयं अब इस क्षेत्र में उतरूं। मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है इस संगोष्ठी से कि मैं मॉरिशस का साहित्य इतिहास जो है उसको मैं लिखना आरंभ करूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हिंदी के पनपते बीज वृक्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्पित, पल्लवित एवं रक्षण पोषण करने की जो बात आपने की वह बहुत ही विचारगर्भित है। तभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा था कि संसार को समझना दर्शन का काम है, उसे बदलना राजनीति का और उसकी पुनर्रचना करने का दायित्व साहित्य का, जो आपके इस वक्तव्य से काफी सार्थक बैठता है। अब मैं इस वेब संगोष्ठी में हम अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रख्यात मनीषी चिंतक आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी को। आप लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। आप जियारत रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़कर विद्यावाचस्पति उपाधि हेतु शोध कार्य किया। आपने शोध कक्ष का संचालन करते हुए शोध पत्रिका के प्रकाशन और सेमिनारों के आयोजन में जो योगदान दिया है वह काबिल तारीफ है। आपके द्वारा संयुक्त पुस्तकों में महात्मा गांधी और हिंदी साहित्य, बालकृष्ण शर्मा नवीन सृजन के विविध आयाम, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय परिप्रेक्ष्य और आज पुस्तकें बेहद ख्यातप्रद होते रही हैं। आपकी ललित निबंध संवेदना और शिल्प पुस्तक ललित निबंधों की प्रकृति, संवेदना और शिल्प को समझने के प्रयत्न का परिणाम है। ललित निबंधों की रम्यता के कारणों की छानबीन करती हुई जहां एक ओर यह उसके अंतर्वस्त्र के महत्व पर प्रकाश डालती है, वहीं निबंधों की बनावट एवं बुनावट की बारीकी को उद्घाटित करने का सफल प्रयास करती है। इसके अलावा आपके आलेख और शोध पत्र देश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी, आप आए, आपका यह अंतरजालीय पटल सादर आह्वान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही, बहुत साफ आ रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा जी, जो गुरशेखर के नाम से साहित्य की दुनिया में जाने जाते हैं, उनको मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय वेद मंच में इस इतिहास की कितनी जो है उपलब्धियां हमारे पास हैं और कितनी भी हमें ग्रहण करनी है, इसी पर हम लोग कुछ बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अध्यापक भी हूँ, लेकिन मैं साहित्य के इतिहास से ही संतुष्ट नहीं हो पाया। साहित्य के इतिहास को क्या, इतिहास को ही समझने के जितने उपक्रम हमने किए, वो अभी तक पूरी तरीके से ये कह पाने में हम लोग सक्षम नहीं है कि हमने किसी चीज का बेहतर इतिहास लिख डाला है। इतिहास क्या है, और साहित्य के संदर्भ में जब हम इतिहास की बात करते हैं तो साहित्य के इतिहास की बात करते हैं। अभी हमारे पहले के विद्वानों में तमाम लोग जो है इस बात पर चर्चा कर रहे थे। हमें जो बिंदु रखना है वो 2-3 बिंदु हैं। हमारी जानकारी में जो हमने इतिहास पढ़ा, आचार्य शुक्ल के पहले के जो 9 प्रयास किए गए इतिहास नुमा लेखन के, आचार्य शुक्ल के उपरांत लगभग 250 इतिहास हमारे पास लिखे आए। इन्हीं क्रम में 2 खंडों में, 3 खंडों में और 16 खंडों में ऐसे इतिहास भी आए। इन इतिहासों के क्रम में जहाँ व्यक्तिगत प्रयास हुए, वहीं पर सामूहिक इतिहास लेखन का भी उपक्रम किया गया। जो हमारे पास लिखित प्रमाण थे, साक्ष्य थे, उनको छोड़ करके हमने मौखिक इतिहास लेखन भी किया। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय से नीलाल जी का जो है 4 खंडों में हिंदी का मौखिक इतिहास भी सामने आ गया। एक बात हम सब लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि साहित्यकार का काम है साहित्य की रचनाएं जो विभिन्न विधाओं में है उनको लाना, वो काम कर रहे हैं।
इतिहास का लेखन का काम इतिहासकार का है। साहित्य का जो इतिहास है उसको लिखने वाले साहित्यकार रहे हैं। इतिहास इसीलिए बार बार लिखने की जरूरत पड़ती रही और हम इतिहास लेखन के मूल प्रवृत्तियों को, उन उपकरणों को समझने में कहीं कहीं चूक करते रहे। अपनी अपनी रुचियों के अनुसार हमने साहित्य का संकलन किया और उसकी क्रमित धारा दिखाने का उपक्रम किया, एक अलग मामला है। इतिहास लेखन का संकल्प लेकर के इतिहास लेखन आचार्य शुक्ल के बाद से ही शुरू हुआ, आचार्य शुक्ल से ही शुरू हुआ। तो एक मूल चीज समझ में यह आनी चाहिए कि अगर हम साहित्य का इतिहास इतिहास के दृष्टिकोण से इतिहास दृष्टि के आधार पर लिख रहे हैं, एक ऐसा इतिहास जो इतिहास दृष्टि के आधार पर लिखा जाएगा तो वो व्यक्तिगत लेखन ही होगा। किसी की दृष्टि जो है वो कई दृष्टियां, कई लोगों की मिल करके जो इतिहास लिखे जा रहे हैं उनको हम संपादित कर दे रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं। इतिहास को आज से लेकर अंत तक या आद्यंत तक बिल्कुल संकाल तक लाने के लिए किसी एक व्यक्ति को पूरी यात्रा करनी ही होगी, अलग अलग विधाओं में, अलग अलग जो है कारणों से। तो साहित्य का एक इतिहास साहित्यकार के द्वारा लिखा जाना या पाठक के द्वारा लिखा जाना या किसी अभिरुचि संपन्न व्यक्ति के द्वारा उसके संग्रह के आधार पर उसको आगे कुछ, तो इतिहास का लेखन अगर हिंदी साहित्य का इतिहास किसी इतिहासकार से लिखने के लिए आग्रह किया जाए तो वो एक ऐसा इतिहास लिखे जो इतिहास के मानदंडों पर खड़ा हो। लेकिन एक परंपरा भारतीय काल के आसपास जो है दिखाई पड़ी थी साहित्यिक इतिहास लेखन का। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका साहित्यिक इतिहास क्या होगा, ये जो है शब्द पकड़ने की आवश्यकता है। साहित्यिक इतिहास, तो हिंदी का साहित्यिक इतिहास अभी लिखा नहीं गया है, ये एक अधूरा पक्ष है जिसको हमें पूरा करना ही चाहिए। जो हिंदी साहित्य का इतिहास हमें उपलब्ध है वो इतिहास आमतौर पर, औसत तौर पर या ज्यादातर स्थितियां जो बन रही हैं वो रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात का इतिहास है। हमारा पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास रचनाओं के प्रकाशन के पश्चात का इतिहास है, जबकि साहित्य का इतिहास जो सच्चा इतिहास होना चाहिए वो किसी भी रचना के प्रकाशन के पूर्व का इतिहास